एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर है इसमें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैमीज ऑप्शन। कैमीज ऑप्शन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी हमने। तो इसमें क्या करना है हम लोगों ने, केमिकल की जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, कौन कौन से देखो केमिकल के लिए, कौन से केमिकल में जैसे हाईली स्पेसिफिक होता है, और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो केमिकल बॉन्डिंग होती है। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा, जो एडजॉर्बेट है और जो एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग होता है केमिकल बॉन्ड इसमें। दूसरी खास बात क्या है इसमें, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, हाईली स्पेसिफिक है। तीसरा इसमें एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। चौथा हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है, जो वो क्या होता है, हाई होता है। बहुत सारे हैं जो भी हमने डिफरेंस में लिखा है, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं। पहला फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, फॉर्म केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड में दोनों चीज आ जाती है, कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, लेकिन दोनों चीज हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड प्लस आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होता है एटम्स में और आयनिक बॉन्ड होता है आयंस में। तो इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें दोनों तरह की बॉन्डिंग हो सकती है। तो हम यहाँ पे इसे कंबाइन कहते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, केमिकल बॉन्ड मतलब कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। ठीक है सर आपकी डबल वॉइस आ रही है। अच्छा सर आपके दोनों माइक खुले हैं। हाँ दोनों माइक खुले। अब सही होगा। पहले बता देते, मुझे कई बार ऐसा कर दिया मैंने कि दोनों वॉइस आती रहती है, मैंने कई रिकॉर्डिंग में हो चुका है ऐसा। तो इसमें पहला समझ में आ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स में जितने भी केमिकल की आपको मैंने वो बताई हैं, उनमें से कोई भी दो लिख सकते हो। हाईली स्पेसिफिक, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो केमिकल एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया है, यूनिलेयर हो जाता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है वो डिक्रीज होगा विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर ये क्वेश्चन में आ गया तो कैसे करोगे आप इसे, देखो इसको करने के दो तरीके हमारे पास। एक है थर्मोडायनेमिक्स मेथड के, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। ध्यान रखना, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो रही है, इसे कोई कर नहीं रहा है। तो जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है तो डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होती है उसके लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए। ध्यान रखना, इसमें स्पॉन्टेनियस के लिए डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। और डेल एस जो एंट्रोपी होता है वो भी यहाँ पे नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो एडजॉर्ब हो जाते हैं, पहले घूम रहे होते हैं और उसके बाद एक सामने बैठेंगे, तो जो रैंडमनेस होती है उसकी वो खत्म हो जाती है। ध्यान रखना, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस, उसे एंट्रोपी बोल देते हैं। यहाँ पे कम हो जाएगी यानी नेगेटिव। अब देखो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। ये देखो, ये नेगेटिव इंटू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस डीएलएस, और हमें ये किस में चाहिए, नेगेटिव में चाहिए। तो ये कब होगा, जब डेल एच की वैल्यू क्या होगी, मस्ट बी नेगेटिव। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, डेल एच की वैल्यू टी डेल एस से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये नेगेटिव आएगा। इसीलिए जो ये प्रोसेस होती है ये होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि जो हीट है वो निकलती जाएगी। ठीक है, इस रिएक्शन से। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज क्यों हो जाएगा इस केस में, कि जो गैस होते हैं आप उसे हीट करोगे। देखो ये गैस है और यहाँ पे आपने कोई भी सॉलिड लिया हुआ, ठीक है, और ये बन गया आपके पास सॉल्यूशन। तो अभी मैंने कहा आपको कि ये रिएक्शन कैसी होती है,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी हीट रिलीज हो रही है, तो हम क्या करते हैं इसमें कि जैसे ही इसमें लगेगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल, जो अपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ली चैटेलियर प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, जो इक्विलिब्रियम होगा वो शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों होगा? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इसीलिए फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इसका रीजन ये है, देखो गैस सॉलिड करेंगे सॉल्यूशन बनेगा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ली चैटेली प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये आते हैं क्वेश्चंस, ध्यान रखना। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाई आर पाउडर्ड सब्सटेंस मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म? क्रिस्टलाइन का मतलब ये देखो, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है। पाउडर का मतलब मैंने इसे पाउडर में चेंज कर दिया। तो पाउडर वाला क्यों इफेक्टिव होता है? इफेक्टिव होता है, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। इससे क्या होता है, पाउडर फॉर्म में उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और उसकी जो फ्री वैलेंसीज होती है वो भी बढ़ जाती है, फ्री वैलेंसीज भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। तो जिसकी वजह से वो क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, यानी ज्यादा एडजॉर्प्शन करेगा। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना एडजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। या कई बार लिखा रहता है एक्टिव साइट्स इंक्रीज हो जाती है, एक ही बात है ये। सबसे ज्यादा इसमें है सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वजह से पाउडर सब्सटेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है और ये आपने उसे पाउडर फॉर्म में लिया है, तो पाउडर फॉर्म वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है फर्स्ट थ्री में? बताओ। अभी हम उसे भी डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है मुझे सब आंसर भेजो, उसके बाद फिर उससे डिस्कस करेंगे कहाँ आपने गलत किया उसे, ठीक है। तो आज मैं वेट करता हूँ, कल डिस्कस करके हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब देखो 5.4 इन हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में क्या होता है देखो कि रिएक्टिंग, अच्छा इसमें लिखा हुआ है हैबर प्रोसेस होता है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, ये बनता है अमोनिया, इसे कहते हैं हैबर प्रोसेस, ठीक है। हैबर प्रोसेस में अब आप इसमें मीथेन और स्टीम को भी रिएक्शन कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ NiO एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्टीम फॉर्मिंग। अब ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिमूव CO? CO को हम यहाँ से रिमूव क्यों करेंगे, ठीक है। व्हेन अमोनिया इज ऑब्टेन्ड बाय हैबर प्रोसेस, जैसे मुझे अमोनिया ऑब्टेन्ड हो रही है हैबर प्रोसेस से, तो मैं उसमें जो CO बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये मीथेन और स्टीम अगर कंबाइंड हो जाती है आपस में इन प्रेजेंस ऑफ NiO, तो इससे क्या होता है, इनसे CO बन जाता है, यहाँ पे CO या CO2 और H2O बन जाता है। तो इसमें जब हम रिएक्शन करते हैं तो इसमें CO बन जाता है, तो कहता है कि CO को रिमूव करना क्यों जरूरी है, इसको हम क्यों करना चाहेंगे रिमूव, ठीक है। कोई बता सकता है कि CO को मैं क्यों रिमूव करना चाहूंगा इससे? हाँ, श्रुति ने पहले से ही आंसर दिया था। बताओ इसका, कोई बता सकता है कि हैबर प्रोसेस बना रहे हैं हम लोग, तो हम CO को क्यों रिमूव करना चाहेंगे उससे? इसका आंसर है, मैंने आपको बताया भी था, ये कैटलिस्ट में उसका आंसर है, जो कैटलिस्ट है उसमें मैंने आपको बताया था। हाँ, श्रुति ने सही बताया आंसर। देखो इसका आंसर है CO है, जो ये पॉइजन का काम करता है। मैंने पॉइजन के एग्जाम्पल में आपको इसका एग्जाम्पल दिया है कि जब अमोनिया बनाते हो और आप उसमें CO डाल दोगे तो CO क्या करेगा, पॉइजन का काम करता है, यानी ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, बनने ही नहीं देगा, रेट ऑफ रिएक्शन खत्म हो जाएगी, तो अमोनिया बनेगी नहीं फिर, ठीक है, अमोनिया फॉर्मेशन रुक जाएगा। तो इसीलिए वहां से CO को रिमूव करना क्या बहुत जरूरी,
अदरवाइज क्या होगा, अमोनिया बनेगी नहीं, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है, फिनिश कर देता है, खत्म कर देगा, रोक देगा। ठीक है, तो इसकी वजह से, क्यों, क्योंकि पॉइजनस है। पॉइजनस किस पे काम करता है, कैटलिस्ट पे। ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को खत्म कर देगा, जिससे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, पॉइजन हर हमेशा कैटलिस्ट पे काम करता है, रिएक्शन पे काम नहीं करता, लेकिन ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को खत्म करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए CO को रिमूव करना क्या है, बहुत जरूरी। तो समझ में आई है, हैबर प्रोसेस में CO को रिमूव करना क्यों जरूरी है। तो CO यहाँ पे किसका काम कर रहा है, पॉइजन का काम कर रहा है, जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अमोनिया फॉर्मेशन बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये रीजन है कि जब हम हैबर प्रोसेस करते हैं तो उसमें CO को हम क्यों रिमूव करेंगे। क्लियर हो गया 5.4? बताओ, एनी डाउट। अब क्वेश्चन नंबर 5.5, व्हाई इज द एस्टर हाइड्रोलाइसिस। एस्टर होता है, जैसे मैंने कहा CH3COO C2H5, ये एस्टर हो गया, यानी RCOOR-, ये एस्टर है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब मैंने उसमें वाटर मिला दिया। ठीक है, वाटर मिलाने से क्या होता है, देखो वाटर भी टूटेगा H+ में, OH- में। ठीक है, तो ये ठीक मिडिल से टूट जाता है। देखो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज, तो प्लस के पास कौन जाएगा, माइनस वाला, माइनस के पास कौन जाएगा, प्लस वाला, तो इसका कंपाउंड बन जाता है CH3COOH और C2H5OH, एल्कोहल और एसिड बन जाता है। तो जो एसिड होता है ये क्या करता है, यहाँ पे ऑटो कैटलिस्ट का काम करता है, ये खुद कैटलिस्ट का काम करेगा। तो पहले स्टार्ट में क्या था, रिएक्शन स्लो थी, लेकिन जैसे ही एसिड बना, एसिड किसकी तरह एक्ट करेगा, कैटलिस्ट की तरह, और इसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। देखो वो कह रहा है आफ्टर सम टाइम इट बिकम फास्टर, तो बिकॉज ऑफ एसिड। और एसिड ने क्या किया, एसिड एक्ट एज अ ऑटो कैटलिस्ट व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। दैट इज वाई जो बिगिनिंग था, स्टार्टिंग में स्लो चल रहा था, क्योंकि ये रिएक्शन नॉर्मल है, लेकिन जैसे इसमें ये बना एसिड, ये किसका काम करेगा, कैटलिस्ट का, और वो खुद कर रहा है रिएक्शन में काम, इसी को कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये ऑटो कैटलिस्ट का काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ, रिप्लाई करो यस नो। ओके, अब इसके बाद देखो 5.6, व्हाट इज द रोल ऑफ डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब सब्सटेंस, जो एडजॉर्ब है उसका रिमूवल हो जाना, उसी को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहेंगे डिजॉर्प्शन। तो डिजॉर्प्शन का क्या रोल है, प्रोसेस ऑफ कैटालाइसिस में, कैटालाइसिस में डिजॉर्प्शन का क्या रोल होगा, कोई बता सकता है। ट्राई करो एक बार खुद। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा श्रुति आपने। और इसके अलावा सोचो जरा, डिजॉर्प्शन की वजह से क्या होगा। देखो होता क्या है कि जब आप हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस क्या करते हैं, कैटालाइसिस करते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस है हमारे पास, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपने क्या किया, ये वो है क्या, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट में हमने सबसे पहले क्या करते हैं, दो चीज को यानी रिएक्टेंट को इसमें डाला, फिर ये रिएक्टेंट इसमें एडजॉर्ब हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो गए यहाँ पे ए और बी, फिर इसके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, फिर ये प्रोडक्ट बना देते हैं। अब प्रोडक्ट बना के अगर ये यहीं पे जमे रहेंगे तो क्या रिएक्शन हो सकती है फर्दर, जितना एरिया था आपका सरफेस एरिया, वो तो सारा का सारा क्या हो गया, एडजॉर्ब हो गया।
अब एडजॉर्ब बनने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म हो गया उसमें। अब प्रोडक्ट के बाद अगर डिजॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या फर्दर रिएक्शन हो सकती है उसमें? वो तो एक ही बार में खत्म हो गया प्रोसेस। ठीक है, तो फर्दर रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, न्यू स्पेस की हमें क्या होगी, जरूरत होगी। यानी फर्दर प्रोसेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो स्पेस चाहिए वो फ्री स्पेस चाहिए यहाँ पे। और फ्री स्पेस कब होगा, जब डिजॉर्प्शन हो जाएगा। अगर डिजॉर्प्शन ही नहीं होगा, ये प्रोडक्ट निकलेंगे नहीं यहाँ से, तो दोबारा फिर कहाँ से एडजॉर्प्शन होगा और कहाँ से फिर दोबारा प्रोडक्ट बनेगा। इसीलिए डिजॉर्प्शन क्या है, नेसेसरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ कैटालाइसिस। अगर एक ही बार कोई पार्टिकल्स या सब्सटेंस एडजॉर्ब हो गए और वो निकल ही नहीं रहे, तो क्या होगा, फर्दर प्रोसेस तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो फर्दर प्रोसेस को करने के लिए डिजॉर्प्शन क्या यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, तो इसीलिए ये रोल है डिजॉर्प्शन का, किसके लिए, फॉर फर्दर प्रोसेस के लिए। क्लियर हुआ ये? इसमें से किसी को डाउट 5.4, 5, 6 में से? अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि मॉडिफाई, व्हाट मॉडिफिकेशन कैन यू सजेस्ट इन द हार्डी-सुलजे रूल। आप क्या मॉडिफिकेशन चाहते हो इसमें? ठीक है, मॉडिफिकेशन में देखो पहले रूल क्या है, ये हार्डी-सुलजे रूल क्या है। देखो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर आते हैं या ये रूल पूछा जाता है। तो इसके रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ग्रेटर द वैलेंसी, जितनी वैलेंसी ज्यादा होगी उतना उसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी किसी भी आयंस की, ये था। ठीक है, तो इसे मॉडिफाइड कैसे कर रहे हैं हम, वो कह रहा है व्हेन अपोजिटली चार्ज सॉल्व are mixed in proper proportion से आपने दोनों अपोजिटली चार्ज को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, टू न्यूट्रलाइज द चार्जेस ऑफ ईच अदर। जब आप दो अपोजिटली चार्ज को एक साथ मिक्स करोगे तो क्या करेगा, एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, और क्या होगा, कोगुलेशन ऑफ बोथ द सोल अकर, दोनों का क्या हो जाएगा, कोगुलेशन का मतलब प्रेसिपिटेशन, तो दोनों सोल का क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि इस तरीके से इसे होना चाहिए था। ठीक है, बोथ द सोल अकर, तो ये ना होके इस तरीके से होना चाहिए। मॉडिफाई कैसे किया गया इसे, मॉडिफिकेशन में उन्होंने कहा कि व्हेन अपोजिटली चार्ज्ड सॉल आर मिक्स्ड इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, जब तुमने अपोजिटली चार्ज को आपस में मिक्स कर दिया, जैसे मैंने कहा सॉल पॉजिटिव सॉल है, तो हम क्या करते हैं उसमें नेगेटिव वाले को मिक्स करेंगे, जिससे ये क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए और यहाँ पे पीपीटी बन जाए इसकी, यानी कोगुलेशन हो जाए। तो कह रहा है अपोजिटली चार्ज सॉल को अगर हम मिक्स करेंगे प्रॉपर प्रोपोर्शन में, तो एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा दोनों का। तो ये है आपका मॉडिफाइड हार्डी-सुलजे रूल। बात वही है, बस उसने थोड़ा सा उसे घुमा के बोल दिया और स्पेसिफाई कर दिया अपोजिटली चार्ज्ड, यानी कि दोनों अपोजिट चार्ज होंगे, वही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये है मॉडिफिकेशन किसका, हार्डी-सुलजे रूल का। क्लियर हुआ? जैसे मैंने कहा था क्लाउड आपके पास, क्लाउड होगा अगर पॉजिटिव चार्ज का, तो आप इसमें क्या AgI मिला दिया आपने, तो ये नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करता है और इससे पीपीटी बनता है। पीपीटी बनने से इसमें क्या होता है, रेनिंग हो जाते हैं, क्योंकि जो इसमें वाटर ड्रॉप होते हैं वो नीचे गिरने लगते हैं, और नीचे गिरेंगे तो रेन स्टार्ट हो जाती है। अगर नेगेटिव क्लाउड है तो नेगेटिव क्लाउड में कौन काम करेगा, प्लस वाला, Ag प्लस का है, ये प्लस इसके साथ जाएगा, ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो वो कह रहा है कि अपोजिटली चार्ज हम क्यों ना बोल दे डायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से उसने उसे अलग अलग तरीके से कह दिया। तो ये है मॉडिफिकेशन
ऑफ हार्डी-सुलजे रूल। अब है 5.8 कह रहा है व्हाई इज इट एसेंशियल टू वॉश द प्रेसिपिटेट विद वाटर बिफोर एस्टिमेटिंग इट्स क्वांटिटेटिवली। अगर आप उसे क्वांटिटेटिव के बेस पे मेजर करो, जैसे पीपीटी बना आपका, अब बोलिए कितने ग्राम बना है, उसे कहते हैं क्वांटिटेटिवली मेजर करना। जैसे मैंने कहा 5 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम है, तो उससे पहले इसको इससे मेजर करने से पहले उसे वाटर से वॉश क्यों करना है, ये क्वेश्चन है इसमें कि वाटर से वॉश क्यों करते हैं हम इसमें, कोई बता सकता है इसको वाटर से वॉश करने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? सोचो, कुछ ना कुछ तो आंसर दे दो। हाँ, श्रुति ने सही बताया है, अंबिका राइट आंसर है, वेरी गुड। ऐसी देखो, जरूरी नहीं होता कि सारे सवाल हमें आते होंगे, लेकिन कई चीजों का क्या होता है, आइडिया लग जाता है कि इसमें ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आपने दोनों ने आंसर दिए हैं, अगर आप ये आंसर लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे या हाफ मार्क्स कट होगा बस। ये रूल है बोर्ड का भी, चाहे कोई भी बोर्ड हो तो उसके यही रूल है। तो इसमें क्या होता है, देखो बिल्कुल आपने सही बोला है, लेकिन मैं थोड़ा उसे इलेबोरेट कर देता हूँ कि जो ये रिएक्शंस होती है जनरली वो होती है आयनिक रिएक्शंस। जो भी प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शन होगी वो आयनिक रिएक्शन होगी। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होती है और पीपीटी फॉर्म्ड होता है, इसमें क्या होता है, कुछ आयंस या इलेक्ट्रोलाइट, सही कहा आपने श्रुति ने और अंबिका ने भी, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट से आयंस हो जाते हैं अभी। ठीक है, तो जैसे आप इसे क्या करोगे, वाटर से वॉश करते हो, वाटर से वॉश करोगे तो क्या होगा, ये आयंस, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी किसकी, पीपीटी की। अदरवाइज ये क्या करेंगे, आपके आंसर को अफेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर देंगे ऑटो, ऑब्वियस बात है कि इसकी प्रेजेंस होगी, कुछ एरर भी हो सकते हैं, ये कोलाइडल सॉल्यूशन भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है, पीपीटी से कोलाइड बना सकता है, कुछ चेंज कर सकता है, यानी कुछ एरर आ सकता है, इसकी प्रेजेंस में कुछ एरर आ सकता है, इसमें सही मेजरमेंट नहीं आएगा, इसीलिए इसको रिमूव करना जरूरी है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे वाटर से वॉश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी आपको पीपीटी को वॉश करना होगा, सॉरी मेजर करना होगा, तो उससे पहले हमें क्या करना है, उससे वाटर से वॉश करना पड़ेगा। जैसे टीचर कहते होंगे चलो पहले से वॉश करो फिर मेजर करना। ठीक है, तो उसका लॉजिक क्या है कि उसमें आयंस या इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं या इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। इंप्योरिटी का मतलब इलेक्ट्रोलाइट से यहाँ पे, उसको रिमूव करने के लिए। क्लियर हो गया, बताओ यस नो। हाँ ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5.1 में कह रहा है डिस्टिंग्विश, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मीनिंग ऑफ द टर्म एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको कहा था एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो किसी भी चीज की कंसंट्रेशन होती है वो सरफेस में ज्यादा होती है, सरफेस में ज्यादा होती है, वो एड्जॉर्प्शन है। और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होती है वो बल्क में ओवरऑल सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, इसके अलावा भी था कि एड्जॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमेना होती है और ये बल्क फिनोमेना। इसके अलावा भी था कि जो एड्जॉर्प्शन होता है उसमें क्या होता है, पहले रेट स्लो होगा और बाद में क्या होता है, सॉरी पहले फास्ट होता है फिर स्लो हो जाएगा, इसमें ओवरऑल सेम रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो इस एक हिसाब से देखें तो ये फास्ट प्रोसेस है और ये स्लो प्रोसेस है, इस तरीके से ये क्या है, डिफरेंस है। इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, जैसे अमोनिया ले लिया, अमोनिया गैस को हम चारकोल में एडजॉर्ब कर लेते हैं। देखो चारकोल क्या करता है, गैस को एडजॉर्ब कर लेता है, तो ये चारकोल है, इसके ऊपर से क्या होगा, अमोनिया गैस लग जाएगी यहाँ पे, ये अमोनिया गैस लग गई, तो ये क्या हो गया, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अमोनिया में आपने वाटर डाल दिया,
तो ये बन जाता है NH4OH। तो ये पूरा सॉल्यूशन बन गया आपका, तो इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो अमोनिया अगर वाटर के साथ डालोगे आप और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा तो बन जाएगा एब्जॉर्प्शन। और अमोनिया को कौन एब्जॉर्ब करेगा? चारकोल। आपको पता है चारकोल होता है वो गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये एब्जॉर्ब करेगा तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो एक एग्जांपल ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, फिर डिफरेंस है फिजिकल में और केमिकल में। इसमें बहुत सारे मैंने आपको डिफरेंस बताए हुए हैं, ठीक है, इसको तो जरूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम 8-9 डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल में, तो उसमें से कुछ भी लिख सकते हो आप, 6 आते हैं मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 5.3 देखो, गिव रीजन व्हाई आ फाइनली डिवाइडेड। देखो ये भी वही आ गया क्वेश्चन कि जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज ए एडजॉर्बेंट। क्यों? देखो ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है सारे, तो इसका आंसर एक ही है। देखो इसका आंसर क्या है? जो फाइनली डिवाइडेड होगा। चलो आप बताओ मुझे आंसर। इसका आंसर, ये टाइप के क्वेश्चन इसमें ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो आप एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर चेक करके, तो ये क्वेश्चन पूछा होगा उसमें कई बार, फाइनली डिवाइडेड या कुछ भी इस तरीके से पूछ लेता हो। हाँ, श्रुति का राइट आंसर है। और इसके अलावा ट्राई करो, जितना आंसर आप खुद दोगे उतना आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, जिससे आपको किसी भी चीज को याद नहीं करना पड़ेगा, फिर आप उसको समझ जाओगे। तो ट्राई करो, कुछ भी दे दो, आपको क्या लगता है? इससे पहले भी अंबिका, हाँ बिल्कुल सही कहा अंबिका ने भी आंसर को। श्रुति, अंबिका और इसके अलावा सुमित और हाँ और यामिनी। ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया था। देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज किया था बस, जो आंसर है वो सेम रहेगा, वो केवल क्या करता है, लैंग्वेज चेंज कर देता है बस। वो कह रहा है जो फाइनली डिवाइडेड होगा वो क्यों ज्यादा बेटर एडजॉर्बेंट है। तो इसका आंसर है कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होता है? ज्यादा एडजॉर्प्शन हो जाएगा, मोर एडजॉर्प्शन हो जाएगा। और मोर एडजॉर्प्शन ही तो चाहिए, जितना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा इसका मतलब उतना अच्छा एडजॉर्बेंट है वो। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कि सरफेस एरिया क्या होता है? इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अब देखो नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सॉलिड। ठीक है, इसमें पहला है नेचर ऑफ गैस। मैंने कहा आपको कहा था जो गैस है वो लिक्विफेबल होनी चाहिए। जितनी लिक्विफेबल गैस हो जाएगी उतना क्या है, ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। जितनी लिक्विफेबल गैस ज्यादा उतना एडजॉर्प्शन ज्यादा। और लिक्विफेबल के लिए दूसरा आता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, जितना इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उतना एडजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। ध्यान रखना, क्रिटिकल टेम्परेचर या लिक्विफेबल एक ही बात है यहाँ पे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना एडजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। ऐसी नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट के लिए क्या आपको बताया था, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? ठीक है, एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए और वो फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए। अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें, तो जितने छोटे स्मॉल पार्ट में होगा उतना वो बढ़िया एडजॉर्बेंट है। फाइनली डिवाइडेड हो गया और रफ सरफेस होना चाहिए उसका। ठीक है, इसके बाद आता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का हमने देखा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन कम हो जाता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है। प्रेशर है, प्रेशर को अगर हम बढ़ाते हैं तो फिजिकल और केमिकल दोनों एडजॉर्प्शन क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों इंक्रीज हो जाएंगे विद इंक्रीज द प्रेशर। ठीक है, तो और सरफेस एरिया हो गया, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों के दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। जितना सरफेस एरिया बढ़ाते हैं उससे क्या होगा, फिजिकल और केमिकल दोनों के दोनों एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये है कौन कौन से फैक्टर्स है, तो इतने सारे फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट करेंगे। प्रेशर, टेम्परेचर, नेचर
और सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन नंबर 5.5, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किसे कहते हैं? आइसोथर्म का मतलब बता दो मुझे, चलो आइसोथर्म, अगर किसी को पता हो तो बताओ। आइसोथर्म, व्हाट इज आइसोथर्म? आइसोथर्म क्या हुआ? नो आंसर। आइसो मतलब क्या होता है? आइसो मीन्स होता है सेम। हाँ, एक तो आंसर आ गया। आइसो मीन्स सेम हो गया, ठीक है। हाँ, वेरी गुड श्रुति। और थर्म का मतलब होता है हीट यानी टेम्परेचर, यानी सेम टेम्परेचर। ध्यान रखना, सेम या कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्म कहीं भी आएगा, ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ा आपने। आइसोथर्म का मतलब सेम टेम्परेचर या सेम हीट, तो हम टेम्परेचर ही कह देते हैं। तो सेम टेम्परेचर। तो देखो आइसोथर्म को कैसे करेंगे हम? इसे कहते हैं कि कांस्टेंट, अगर हमने टेम्परेचर लिया है, कांस्टेंट टेम्परेचर में एक ग्राफ ड्रॉन करते हैं हम। ग्राफ ड्रॉन किसके किसके बीच में? दो चीज के बीच में। एक इक्विलिब्रियम प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अगर आप इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हो, इसी को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है। एक्सटेंट का मतलब x अपॉन एम। x का मतलब होता है अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, कितनी गैस एडजॉर्ब हुई है, वो हो गया x अपॉन मास ऑफ एडजॉर्बेंट। मास ऑफ एडजॉर्बेंट, नीचे होगा एडजॉर्बेंट, ऊपर होगा एडजॉर्बेट, ठीक है। एडजॉर्ब, गैस एडजॉर्बेट है, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ होता है, उसे कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और वो कह रहा है देखो, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बताओ। ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया था। तो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कहता है? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन is directly proportional to the pressure raised to the power 1 upon n, where 1 upon n lie between 0 to 1, ठीक है। तो ये क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि देखो आइसोथर्म है, आइसोथर्म का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनता है ये, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर, तो इसे कहते हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्लियर हुआ? इसको फिर इक्वल करके लॉग निकाल लेते हैं, जो हम आगे एक्सटेंड करते हैं। क्लियर है? 5.4 5.5 इज क्लियर। अब ये क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको ये कई बार बताया, अभी भी ये क्वेश्चन आता है काफी बार। ये नहीं आते तो डिफाइन वगैरह एक आध पूछ लेगा, लेकिन ये रीजनिंग में आता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट? एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है? कि उसकी एब्जॉर्बिंग पावर को इंक्रीज कर देना, उसी को क्या कहते हैं? एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट का मतलब उसकी एब्जॉर्बिंग पावर को इंक्रीज कर दी। अब बताओ कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं? जो एब्जॉर्बिंग पावर है उसको क्या करेंगे हम लोग? इंक्रीज करेंगे। एब्जॉर्बिंग पावर को इंक्रीज करेंगे, उसे कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट। मतलब टू इंक्रीज द एब्जॉर्बिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर इंक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट। हाउ इज इट अचीव्ड? बताओ, इसके तीन मेथड बताए थे आपको, कैसे हम इसे अचीव करेंगे, कैसे उसकी एब्जॉर्बिंग पावर को बढ़ा देंगे? रिप्लाई करके बताओ। तीन चीज है जो मैंने रिपीटेडली कई बार बताया आपको, कि एब्जॉर्बेंट को हम कैसे उसको ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं। देयर आर थ्री वेज, वैसे बहुत सारे हैं पर थ्री हैं आपके पास। नो आंसर, सोचो। एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट है जो, उसे कैसे एक्टिवेट करेंगे एडजॉर्बेंट को? नो आंसर। चलो मैं बता देता हूं। पहला है इसमें
टू इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा, उसे उसको फाइनली डिवाइडेड कर दो, उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दो आप, स्मॉल पीसेस, या टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस कह लो, फाइनली डिवाइडेड कर लो, या उसको पाउडर फॉर्म में ले आओ। देखो लैंग्वेज अलग है, मीनिंग सेम है सबका, पाउडर फॉर्म में लाओगे तो भी फाइनली डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज हो गई, इससे क्या होगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। दूसरा चीज क्या है, टू मेक द सरफेस रफ, उसका सरफेस रफ कर दो। आपने देखा होगा जो ब्लैक बोर्ड जैसे मैं लिख रहा हूँ ये स्मूथ है तो इसमें इंक कम लग रही है, अगर ये सरफेस रफ होता तो इसमें इंक ज्यादा लगती। ठीक है, तो जो सरफेस है उसमें क्या होगा, वो रफ होनी चाहिए, जितनी ज्यादा रफ होगी उतना क्या होगा, एडजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और एक और रीजन है इसका, अगर हीटिंग करेंगे तो कम हो जाएगा एडजॉर्प्शन, क्योंकि सारी गैस निकल जाएगी बाहर। ठीक है, जितना अगर हम हीटिंग करते हैं, हाँ श्रुति ने सही बताया, पूरस कर दो तो उसी को रफ कह देते हैं। रफ का मतलब उसमें पोर्स ज्यादा हो जाएंगे, बड़े पोर्स हो जाएंगे, जिससे गैस वहां पे एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे आप रफ करोगे तो क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ पोर्स हो जाएंगे। जैसे ये सरफेस है आपके पास, स्मूथ सरफेस है, अब मैंने इसको क्या किया, किसी कील से ये कर दिया, इसको रफ बना दिया पूरा, तो इसमें क्या होंगे, इसमें पोर्स ज्यादा हो जाएंगे। अब पोर्स की होने की वजह से क्या होता है, एडजॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है, तो उसे कहते हैं कि उसकी सरफेस को रफ कर दो, टू मेक द सरफेस रफ। ठीक है, और तीसरा होता है कि जो एडजॉर्ब है उसको रिमूव कर दो, यानी डिजॉर्प्शन कर दो, वहां पे जो भी एडजॉर्ब गैस है उसे क्या करो, वहां से रिमूव कर दो, यानी उसे क्लीन कर दो। तो इस वजह से क्या होगा, उसके एबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो टाइम खत्म हो रहा है, फिर से आप लोग रिज्वाइन करो सेम आईडी पे।